हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के द्वारा जो हमें पाठ्य पुस्तिका दी गई है विज्ञान की, उसके पाठ 8 के बारे में, जिसका टाइटल आप लोग देख चुके होंगे। लिखा हुआ है बल तथा दाब, यानी कि हमें आज बल और दाब के बारे में पढ़ना है। ये पाठ बहुत ही आसान है। अगर मैं लाइन टू लाइन यहाँ पर ना समझाऊं, ओवरव्यू दूं इस पाठ को, तो मुश्किल से ये 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है, उम्मीद है। बाकी 5-7 मिनट ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ के बेसिक बातों से। जो हमारे पास ये पाठ है बेटा, बल तथा दाब, इस पाठ का नाम बल और दाब क्यों पड़ा। देखो, बल क्या होता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? फोर्स। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि सर हम तो हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, तो आप हमें इंग्लिश क्यों सिखा रहे हैं। बेटा, कुछ शब्दों के मीनिंग्स हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होनी चाहिए। तो बल जो होता है बेटा, जिसे आप फोर्स कहते हैं, उसका मतलब होता है किसी भी वस्तु के ऊपर आप या तो उसे पुश कर रहे हो, या उसे धकेल रहे हो, या फिर उसे पुल कर रहे हो या खींच रहे हो। यानी किसी भी वस्तु को धकेलना या खींचना हमारा क्या कहलाता है बेटा? बल कहलाता है। मैं कहता हूं कि मैं इस रिमोट को उठा पा रहा हूं। क्यों उठा पा रहा हूं जी? क्योंकि इस रिमोट को उठाने के लिए मैंने इसको नीचे से ऐसे खींचा, है ना। अब मैंने कहा कि मैं किसी चीज को फेंक पा रहा हूं। मान लो मेरे पास ये एक स्क्रम्बल्ड यानी कि मुड़ा उड़ा पेपर है, और मैंने कहा मैंने इसे फेंका। तो इस स्थिति में भी मैंने इसके ऊपर बल लगाया। बल क्या होता है? किसी भी वस्तु के ऊपर या तो आप उसको खींच रहे हो या धकेल रहे हो, में आप कोई ऊर्जा व्यय करते हैं, तो उसे आप बल कह देते हैं। बल हम अपनी दिनचर्या में हर कार्य में लगाते हैं। अब अगर हम उस कार्य में बल नया लगा रहे हो तो फिर हम कार्य को कंसीडर ही नहीं करते, है ना। जैसे सोना, सोते वक्त हम कोई बल नहीं लगाते, तो सोने के कार्य को हम कार्य नहीं कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि बल जहां लग रहा होगा बेटा, वहीं पर कार्य होता है। जैसे आप चलते हैं तो आप अपने पैरों से बल लगाते हैं, और अगर आप पैरों से बल लगाते हैं तभी तो आप चल पाते हैं। आप फुटबॉल खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप गिल्ली डंडा खेलते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लूडो की गोटियों को भी हिलाकर गिराते हैं तो उसमें भी आप बल लगाते हैं। आप अपनी कॉपी में कुछ भी लिखते हैं तो उस पर भी आप बल लगाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को चिपकाते हैं, खींचते हैं, फाड़ते हैं, इन सभी चीज़ों पर आप बल लगाते हैं। इतना ही नहीं बेटा, आप पलकों को उठाते हैं, बंद करते हैं, तो इस पर भी आप बल लगाते हैं। आप बोलते वक्त अपने जबड़ों को, नीचे वाले जबड़ों को बेटा खोलते हैं और बंद करते हैं, इस पर भी आप बल लगाते हैं। तो दिनचर्या में हम जितने भी कार्य करते हैं, इन सब पर हम क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो कार्य करने के लिए बल लगाना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि कार्य का सूत्र होता है क्या? बल गुणा में दूरी या विस्थापन। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को ठोकर मारते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, फुदकते हैं, या फिर खींचते हैं, धकेलते हैं, इन सभी स्थिति में हम बेटा क्या करते हैं? बल लगाते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे चित्र हैं। इन चित्रों की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। अब यहाँ पर एक बच्चा है जो फुटबॉल को रोक रहा है ना। रोक रहा है यानी फुटबॉल जो है नेट में जाने वाली थी, उसने रोक दिया। तो इस पर भी वो क्या कर रहा है बेटा? बल लगा रहा है। हॉकी से इस बॉल की दिशा को बदल रहा है, तो भी वो बल लगा रहा है। इस बॉल की गति को रोक रहा है, तो भी वो बल लगा रहा है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि दिनचर्या में आप जो भी कार्य करते हैं, इन सभी में आप बल लगाते हैं। अब आपका ये सामने प्रमाण है कि बल से आप क्या क्या कर सकते हैं जी। बल से हम दिशा बदल सकते हैं। क्यों? क्या ख्याल है? सही बात है। आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिल चलाते वक्त आप हैंडल को मोड़ते हो बेटा। हैंडल मोड़ने के लिए आप एक तरफ से खींचते हो और दूसरी तरफ से धकेल देते हो, तो कहीं ना कहीं उस पर बल ही तो लगा रहे हो आप। तो खींचना और धकेलना आ रहा है ना। पैडल मारते हो, यानी जब आप साइकिल पर बैठते हो तो आपकी साइकिल रुकी हुई होती है, लेकिन जब आप पैडल मारना शुरू करते हो तो आपकी साइकिल गति में आ जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर भी स्थिति में बदलाव आ रही है। कुल मिलाकर बात यह है कि हम बल की सहायता से दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब कार्य किस वजह से हो पाता है? बल की वजह से। अब कहोगे कि सर
अगर मान लो कोई चीज अपनी स्थिति नहीं बदल रही तो क्या उसमें बल नहीं लग रहा? लग रहा है। जैसे कि ये बिल्डिंग यानी ये घर, आपका घर जो एक स्थिति पर है, एक जगह पर खड़ा है बेटा, क्या वो बल नहीं लगा रहा? जी हाँ, बिल्कुल वो बल लगा रहा है। लेकिन वो लगने वाला जो बल है बेटा, वो एक संतुलित बल है। संतुलित बल एक ऐसा बल होता है जिसकी वजह से किसी की भी स्थिति बनी रहती है। मैं कहता हूं कि अगर बिल्डिंग खड़ी है तो खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई? क्योंकि उसकी स्थिति वो बनाने में सक्षम है। तो वहां पर जो बल कार्य कर रहा है उसे आप कौन सा बल कहते हैं? बताओ बताओ, कौन सा बल कहते हैं? संतुलित बल। अब आप कहोगे कि अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया कि जब कोई चीज स्थिति बदलती है तो वहां पर जो बल होता है उसे असंतुलित कहेंगे। तो बिल्कुल सही सोचा आपने। उस बल को हम असंतुलित बल कहेंगे जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में बदलाव ले आती है। यानी संतुलित बल से हम कभी भी स्थिति में बदलाव नहीं ला सकते। स्थिति में बदलाव लाने के लिए हमें असंतुलित बल ही लगाना पड़ता है। ऐसे कहता है कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे बॉल को मारते हैं, ठोकर मारते हैं बेटा, या प्रहार करते हैं। उस जगह पर हम क्या कर रहे होते हैं? बल लगाया जाता है। पर सवाल उठता है, बल क्या होता है, कहाँ पर लगाया जाता है, किन वस्तुओं पर हम लगा सकते हैं? तो अब हम बात करेंगे बेटा बल के आकर्षण और अभिकर्षण के बारे में। यानी बल से हम किसी चीज को खींच भी सकते हैं और धकेल भी सकते हैं। समझ रहे हो? तो आकर्षण मतलब होता है खींचना, और अभिकर्षण यानी कि धकेलना। अभिकर्षण को हम प्रतिकर्षण भी बोल देते हैं। तो आकर्षण मतलब क्या होता है? खींचना। तो कहता है कि अगर हम देखें, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, हिट मतलब इंग्लिश हो गया यार, मतलब ठोकर मारना ही हिट करना होता है, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना, ये सब ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम कार्यों के लिए वर्णन करते समय बल का प्रयोग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। अब हम इन सभी जगहों पर क्या लगा रहे होते हैं बेटा? बल लगा रहे होते हैं। चलिए तो क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप में क्या कहता है? कहता है सारणी 8.1 को देखें और उसमें अपनी स्थिति के हिसाब से, यानी उसकी स्थिति के हिसाब से हमें जवाब देना है। देखो क्या कह रहा है सारणी 8.1 में, ध्यान से देखना बेटा। सारणी 8.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए उदाहरण दिया गया है। चलिए तो करते हैं आसानी से सारणी 8.1 को। कुछ कार्यों को आकर्षण और अभिकर्षण के रूप में पहचानना। चलिए, आकर्षण क्या होता है? मतलब जिसे आप कहते हैं खींचना। और अभिकर्षण क्या होगा बेटा? जिसे आप कहेंगे धकेलना। मैं धकेल रहा हूं, अब मैं खींच रहा हूं। तो इस तरीके से अब कहता है मेज पर रखी कोई वस्तु है बेटा, पुस्तक है जैसे, उसको गतिशील बनाना। तो उसको आप धक्का देकर भी कर सकते हैं, उसको आप खींच कर भी कर सकते हैं, उसको उठा कर सकते हैं, है ना? और क्या वजह हो सकती है? क्या उसे उड़ा सकते हैं? क्या उसे फेंक सकते हैं? क्या उसे बंद कर सकते हैं? बताइए। गतिशील बनाने के लिए क्या करेंगे आप? क्या उसे आप प्रहार कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं? तो जी उठाना तो लिख दिया हमने। ठोकर मारना भी लिख सकते हैं, हाथों से ठोकर मारना, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। क्या वहां पर आकर्षण है? जी हाँ, आकर्षण है, आप उसे खींचकर हिला सकते हैं। क्या उसमें अभिकर्षण है? जी हाँ, अभिकर्षण भी, आप उसे धकेल कर भी हिला सकते हैं। दरवाजा खोलना या बंद करना, इसमें आप धक्का दे सकते हैं, इसमें आप खींच सकते हैं। दरवाजे को आप उठा नहीं सकते बेटा, दरवाजे को आप बंद कर सकते हैं। तो यहां पर बंद करना लिख सकते हैं आप। दरवाजे को आप बेटा ठोकर मार सकते हैं, है ना? ठोकर मार सकते हैं, तो वो ठोकर मार सकते हैं, तो ये वाला लिख देंगे आप यहां पर। ठीक है। उसके बाद क्या आकर्षण होता है? जी हाँ होता है। क्या प्रतिकर्षण या फिर अभिकर्षण होता है? जी हाँ होता तो है। आप दरवाजे को धक्का मारकर भी खोल सकते हैं, खींचकर भी खोल सकते हैं, दोनों स्थिति में आप खोल सकते हैं। तो इन सभी जगहों पर आपने देखा। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना। अब आप यहां पर साफ देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? खींचना है। तो क्या आप उसे धक्का देंगे? नहीं जी, धक्का तो नहीं दे सकते हम, क्योंकि धक्का देकर तो काम नहीं चलेगा, है ना? उसके बाद खींच सकते हैं। हाँ जी, खींचना लिख सकते हैं आप। यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? खींचना। खींचना लिख सकते हो आप, खींचना लिख दोगे आप यहां पर। ठीक है। उसके बाद क्या आप उसे उठा सकते हो? हाँ जी, उठाना लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि बाल्टी जो है वो उठाई ही जाती है,
तो उठाना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप। झुकाना, बाल्टी को झुकाया नहीं जाता, उठाया जाता, तो फेंकना। झुका भी सकते हैं अगर आप बाल्टी की रस्सी को छोड़ दें, धीरे छोड़ें, लेकिन कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना कह रहा है, तो छोड़ने के बाद नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ उठाना लिख सकते हो आप। बंद करना नहीं आएगा, प्रहार करना नहीं आएगा, ऊपर उठाना हो जाएगा। उड़ाना, ऊपर उठाना, तो ये ऊपर उठाना आप लिख सकते हो यहाँ पर। क्या यहाँ पर धक्का देना होगा? जी नहीं, धक्का नहीं दे सकते हम। क्या हम उसका आकर्षण कर रहे हैं? जी हाँ। क्या हम उसका अभिकर्षण कर रहे हैं? नहीं। हम बाल्टी से जब पानी खींच रहे होते हैं तो अभिकर्षण नहीं करते, खींचना है ना यहाँ पर। फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, पेनल्टी किक लेना तो उसमें क्या होता है? लात मारता है वो, तो बेटा खींचता नहीं है, वो धकेलता है, तो इसमें आ जाएगा बेटा धक्का देना। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा, इतना में टाइम खराब होगा, यहाँ पर धक्का देना। खींचता नहीं है वो, बॉल को धक्का मारता है। उठा सकता है, फुटबॉल की सहायता से उठा सकता है, उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। उड़ाना भी हो सकता है, मारेगा लात और उड़ने लग जाएगी, ठीक है। या फिर आप ठोकर मारना भी लिख सकते हो। क्या यहाँ पर आकर्षण होता है? अपकर्षण होता है, सॉरी अपकर्षण होता है, बताओ। हाँ, अपकर्षण तो होता है, खींचना। अपकर्षण मतलब क्या हो गया? खींचना। और अभिकर्षण मतलब हो गया धकेलना, तो धकेलना भी होता है। लेकिन आप यहाँ पर अभिकर्षण ना लिखें, क्योंकि देखो वैसे फुटबॉल खेलते वक्त हम खींच के धक्का मार देते हैं, लेकिन आप ना लिखें, यहाँ पर सिर्फ ये वाला मेंशन करें। तो ऐसे बाकी के उदाहरण भी आप जो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बेटा मुझसे से पूछ सकते हो आप। आगे लिखा हुआ है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण और खिंचाव यानी अपकर्षण को बल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपकर्षण और अभिकर्षण को। तो अपकर्षण मतलब खिंचाव हो गया, अभिकर्षण मतलब धकेलना, तो इसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। यानी अगर वस्तुओं में गति है बेटा तो उस पर बल लग रहा है, बल नहीं है तो गति नहीं होगी, सिंपल सी बात है, कार्य नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि कक्षा 6ठी में मैंने पढ़ा था, चुंबक भी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक प्रकार का अभिकर्षण है? बिल्कुल, वो भी एक खिंचाव है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण के बारे में भी मैंने पढ़ा, और हमने पढ़ा था बेटा, हमने जाना था कि अगर नॉर्थ पोल और बेटा साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपस में पास आते हैं तो यहां पर बेटा क्या होगा? बताओ, यहां पर अपकर्षण होगा। क्या होगा? अपकर्षण, यानी कहने का मतलब खिंचाव होगा। समझ में आ गया? अपकर्षण होगा। वहीं पर अगर दो समान ध्रुव आते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ के साथ आ जाए बेटा, उत्तरी उत्तरी ध्रुव के साथ आ जाए, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के साथ आ जाए, तो बेटा क्या आ जाएगा? अभिकर्षण, ठीक है, अभिकर्षण, या लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। तो अभिकर्षण मतलब धकेलना। तो समान जो ध्रुव होते हैं वो धक्का मारते हैं, और अलग जो विपरीत ध्रुव होते हैं बेटा वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? खींचते हैं। विपरीत ध्रुव खींचते हैं, समान ध्रुव धक्का मारते हैं। तो ये याद रखना है। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है बेटा, बल अन्योन्क्रिय के कारण लगते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बल जो है बेटा वो ऐसी क्रिया है जिसके अंदर आप कहीं ना कहीं खिंचाव या धक्के को महसूस कर ही सकते हो। मान लीजिए कार के पीछे खड़ा होने पर एक आदमी ये देखिए दिख रहा है, और यहां लिखा हुआ है एक आदमी द्वारा कार को धक्का लगाना। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये अपने आप में तब कार्य कर रहा है जब दो वस्तुएं आपस में बेटा मिल रही हैं, जुड़ रही हैं। तो अब ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं हो तो ओम ब्लूम 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 और दूर से भैया हवा में कोई चीज उड़ने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक अपने आप में चुंबकीय बल होता है जो दूर से भी कार्य करता है। तो हम ऐसे ही बलों के बारे में आज बात करने वाले हैं आगे बेटा, जिसमें हम कहेंगे कि कुछ चीजें एक दूसरे से आकर्षित हो रही है तो कहीं ना कहीं दूरी पर भी हो पा रहा है ये काम, यानी चुंबक द्वारा। कह रहा है क्या कि अगर कार को धक्का देना है तो उसको कार के साथ जुड़ना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा, तब धक्का दे सकता है। ऐसे बेटा यहां देखो, कौन किसे धकेल रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें सब, यानी यहां पर देखो दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को धक्का मार रही है, तो इसमें कौन किसे धकेल रहा है, किसे खींच रहा है वो नहीं पता चल रहा। ऐसे ही यहां पर 8.b की स्थिति की बात करो, कौन किसे खींच रहा है इसमें भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी क्रिया है जो दोनों तरफ से हो रही है बेटा।
ये लड़की इधर खींच रही है और ये लड़की इधर की तरफ खींच रही है, तो यानी ये दोनों कार्य एक दूसरे से ओपोजिट यानी विपरीत दिशा में हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहां पर कौन किसे खींच रहा है स्थिति में आए तो कहीं ना कहीं बैल इधर खींच रही है और ये आदमी इधर खींच रहा है इसे। तो इस तरीके के कार्य आपने अपनी दिनचर्या में जरूर देखे होंगे। आगे लिखा हुआ है आदमी दोनों, जो आदमी है आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं, आदमी और जो गाय है वो। यहां यह दर्शाई गई दोनों स्थितियों में, जो यहां पर दी गई है बेटा, दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होता है? बिल्कुल। इन उदाहरणों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्क्रिय होना आवश्यक है। क्या होता है भाई ये, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ तो जरा। इस क्रिया का मतलब होता है बेटा, अन्योन्य क्रिया का मतलब कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर कार्य करती है और दूसरी जो वस्तु है वो पहले वस्तु पर कार्य करती है, यानी परस्पर एक दूसरे पर कार्य करने को हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। याद रहेगा, दोबारा बताऊं, अन्योन्य क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु पर कार्य कर रही होती है या बल लगा रही है कह सकते हो, और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है, तो उसे हम अन्योन्य क्रिया कहते हैं। देखा जाए तो गाड़ी को धक्का देते समय वैसे तो बल ये व्यक्ति लगा रहा था, है ना, ये इसे आगे की तरफ धक्का दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गाड़ी भी अपने आप में इसको पीछे की तरफ धक्का लगा रही है, जो दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, इंटरेक्शन में आ रहे हैं। हाँ, अन्योन्य क्रिया का मैंने अभी इंग्लिश में पूछा था कि क्या कहते हैं, तो अन्योन्य क्रिया को बेटा इंग्लिश में इंटरेक्शन कहते हैं। यानी कि जब दो वस्तुएं या व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, कांटेक्ट में आते हैं बेटा, तभी ये कार्य हो पाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करेंगे बल की खोजबीन। चलिए बल को खोजते हैं, बल क्या है इसको खोजने की अब हम तैयारी करते हैं। आइए बल के बारे में हम खोजते हैं। सवाल उठता है कि बल कैसे कार्य करता है। बल देखो बेटा, अगर मैं यहां पर देखूं इस टग ऑफ वॉर को, यानी कि यहां पर जो रस्सी खींचने वाला जो ये खेल है, इसमें इधर के जो 3 मेंबर हैं बेटा, 3 मेंबर देखो, आपको 2 ही दिख रहे होंगे, अब 3 देखे होंगे, 3 मेंबर जो है, और इधर के जो 3 मेंबर हैं, इन दोनों की बलें जो है बेटा, यानी कि जो बल हैं, ताकत जो लगा रहे हैं, ये दोनों विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। एक इसमें दाईं ओर बल लगा रहा है, यानी राइट हैंड साइड में बल लगा रहा है बेटा, और एक टीम जो है वो बाईं ओर बल लगा रही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में बल लगा रही है। ठीक है, दोनों टोलियां एक दूसरे के ऊपर बल लगा रही है विपरीत दिशा में, है ना। अब सवाल उठता है कि अगर यहां पर किसी का बल ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि भैया लड़कियों का बल ज्यादा हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, दिल पे मत लेना बॉयज, हाँ प्लीज। तो मान लेते हैं कि लड़कियों का बल ज्यादा हो जाता है, तो सारे के सारे लड़के जो थे वो लड़की वाले टीम में चले जाएंगे, है ना, घसीट लेंगे वो। और अगर लड़कों का बल ज्यादा हो जाता है तो फिर सारी लड़कियां लड़कों वाली टीम में आ जाएंगी। अब इस दिशा में आप कह सकते हैं, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि कार्य कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा था, लेकिन कार्य संपन्न कब हुआ, जब एक तरफ का लगने वाला बल दूसरे तरफ से लगने वाले बल से ज्यादा हो या फिर कम हो, कह सकते हैं। दोनों समान अगर दिशा में, जो दोनों इधर की दिशा और इधर की दिशा में लगने वाला जो बल था, अगर वो समान रहता बेटा, तो सोचो कि कार्य होता, वो तो रस्सी वहीं रह जाती। ये जो बीच में रिबन लटक रहा है लाल कलर का, ये तो भैया हिलता ही नहीं ना, तो इसके हिलने का मतलब ही है कार्य होना। तो अभी हमें ये चीज तो समझ में आ गई। चलिए अब हम कहते हैं कि इस उदाहरण से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है। तो ये उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल, चलो मैं पढ़ा देता हूं आपको। यहां एक क्रियाकलाप किया गया है बेटा। इस क्रियाकलाप में साफ दिखाने की कोशिश की गई है कि राम और मोहन जो है, मुझे नहीं पता नाम क्या है इनका, ठीक है, मैं बस वैसे ही बोल रहा हूं, राम और मोहन जो है बेटा, वो दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं। और कोई आपसे पूछे बेटा बल की इकाई क्या होती है, बल किस में मापते हैं, तो याद रखना न्यूटन में मापते हैं। किसमें बेटा, न्यूटन में मापते हैं, जिसको हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो मान लीजिए राम बल लगाता है 5 न्यूटन, कितना लगाता है बेटा, 5 न्यूटन, और जो मोहन है वो बल लगाता है इस पर 7 न्यूटन, और दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं बेटा, दोनों ही बाईं ओर बल लगा रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा,
ये जो यहाँ पर लकड़ी का बॉक्स है या फिर कोई भी बॉक्स है, ये इधर की तरफ खिसकना शुरू होता है और इसमें टोटल लगने वाला बल जो होगा बेटा 5 न्यूटन प्लस में बेटा 7 न्यूटन के बराबर होगा, जो कि अपने आप में हो गया 12 न्यूटन। समझ में आया? क्या हो गया? 12 न्यूटन, क्योंकि एक ही दिशा में बल लग रहे हैं। अब आपने देखा होगा गाड़ियों में धक्का मारते हुए लोगों को, जब लोगों को गाड़ियों में धक्का मारते हुए देखा होगा तो एक आदमी गाड़ी को धक्का नहीं मार पाता है, हाँ मार लेता है पर बहुत कोशिशों के बाद मारता है। फिर दूसरा आदमी आता है और भाई चल मेरी मदद करा, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है। धीरे धीरे लोग जब बढ़ते जाते हैं तो होता क्या है, उन सभी के बल बेटा एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो बल एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ जाता है। और बल जब विपरीत दिशा में होते हैं बेटा तो घट जाता है। ध्यान से सुनना, बल समान दिशा में जुड़ते हैं, विपरीत दिशा में बेटा घट जाते हैं। ये चीज आपने उदाहरण के तौर पर समझा होगा, जैसे गाड़ी को धक्का मारना अभी एक उदाहरण था, तो ये एक समान दिशा में लगने वाला बल है। समान दिशा में यानी जुड़ जाते हैं। एक आदमी से ज्यादा 2 आदमी का बल होता है, 2 से ज्यादा 3 का होता है, 3 से ज्यादा 4 का होता है, और सब एक ही दिशा में। ऐसा कहीं देखा है क्या कि भैया गाड़ी खड़ी है और गाड़ी में जो है मैं कहता हूं कि गाड़ी खड़ी है और गाड़ी में हमारे पास यहाँ पर 5 लोग हैं मान लो, ठीक है, गाड़ी पर हंसना मत भाई, 5 लोग हैं जिसमें से 2 लोग आगे से धक्का मार रहे हैं, 3 लोग जो है वो पीछे से धक्का मार रहे हैं। ऐसा कभी देखा है क्या? ऐसा होगा तो भी बेवकूफ़ी होगी ना, क्योंकि बल जो है फिर तो विपरीत दिशा में कार्य करने लगे, और बल विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो निष्कर्ष तौर पर बल जो है वो कम हो जाएगा। समान दिशा में जुड़ते हैं, याद रख लेना, समान दिशा में अगर हो जाए, लिख दो अपने बुक में कहीं लिख लो बेटा, समान दिशा में होगा तो वहां पर प्लस करना है हमें, और बेटा विपरीत होगा तो, ठीक है, विपरीत होगा तो क्या होगा, अगर विपरीत दिशा में हुई तो फिर बेटा आपको घटाना है। बस इतना सा कार्य करना है। तो अभी देखो यहां पर ये दोनों बच्चे एक ही दिशा में बल लगा रहे थे, तो 12 न्यूटन का बल लगा बेटा। न्यूटन इकाई होती है बल की। और अगर मान लो ये राम है, ये येलो टी शर्ट वाला, थोड़ा ग्रीनिश वाला जो है वो मोहन है, तो मोहन जो बल लगा रहा था वो 7 न्यूटन लगा रहा था, अब उसकी दिशा इधर हो गई, ठीक है। और जो राम बल लगा रहा है बेटा, या रहीम, जो भी नाम बोला था मैंने, मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं क्या बोल दिया था, छोड़ो। राम जो बल लगा रहा था वो इस दिशा में लगा रहा था 5 न्यूटन बेटा। अब ये आपको भी पता है 5 से बड़ा 7 होता है, पर दोनों की दिशा अलग है। तो बताइए कि जो ब्लॉक है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो बाईं तरफ खिसकेगा, कमेंट करके बताना मुझे, या फिर बेटा दाईं तरफ खिसकेगा? कॉमन सेंस है, बताओ। इधर से लगने वाला 7 न्यूटन, इधर से लगने वाला 5 न्यूटन बल है, तो बताओ मुझे ये बाईं ओर खिसकेगा या दाईं ओर, और खिसकेगा तो कितने बल से खिसकेगा? तो देखो बल जो लग रहा होगा ज्यादा जिधर, उधर की तरफ ही विस्थापन होगा, और इधर कितने बल से विस्थापन होगा बेटा? 2 न्यूटन से। क्यों? क्योंकि 5 न्यूटन उधर से लग रहा है, 7 उधर से लग रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? 2 न्यूटन का, तो 2 न्यूटन का ही बल लगेगा। इस टोली वाले गेम में भी यही हुआ। मान लीजिए बॉयज की तरफ से लगने वाला जो बल है वो 50 न्यूटन लग रहा है, मान लीजिए, ठीक है, और लड़कियों की तरफ से लग रहा है 52 न्यूटन। तो कितने न्यूटन बल ज्यादा है लड़कियों का? 2 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो बीच में कपड़ा टंगा हुआ है इसकी दिशा किधर हो जाएगी? जिधर ज्यादा बल है। और कितने न्यूटन की वजह से हुआ? हुआ सिर्फ 2 न्यूटन की वजह से हुआ, जो एक्स्ट्रा बल लगा रहे हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अगर भाई इधर 50 की जगह 52 कर दूं, इधर 50 कर दूं, तो फिर जो दिशा है उसका परिवर्तन हो जाएगा, अब वो इधर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो समान दिशा में बल जुड़ जाते हैं, विपरीत दिशा में बेटा घट जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला बल कुल यानी नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको आप याद रखेंगे। समान दिशा में बल जुड़ते हैं, विपरीत दिशा में बेटा घट जाते हैं। क्लियर हो गया? और इस हिसाब से हम इसका परिमाण देख सकते हैं। तो कहते हैं क्या कि इस प्रकार हमने सीखा कि बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर भी हो सकता है। अब बराबर का क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है दाईं ओर, ठीक है, न्यूटन जरूर लिखना क्योंकि बल की इकाई होती है ना, तो दाईं ओर, और वो दूसरा व्यक्ति लगा रहा है उस पर 5 न्यूटन का बल बाईं ओर। दोनों तरफ से लगने वाले बल समान है। अब मैंने कहा कि अगर ये बल समान है तो क्या बीच में रखी हुई वस्तु, ये जो वस्तु है बेटा,
इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको? मैंने बोला कि क्या इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों से लगने वाला बल 5 न्यूटन ही है। और मैंने कहा कि क्योंकि वो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं बेटा, और अगर विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो होगा क्या, घटाएंगे ना बलों को। तो अगर एक 5 न्यूटन है बेटा और दूसरा भी 5 न्यूटन है, तो इसका जो अंतर है वो तो 0 न्यूटन आ गया। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो बीच वाले वस्तु पर कोई बल नहीं लग रहा। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ध्यान रखना है। चलिए, अब बल से क्या क्या कर सकते हैं? तो बल से बेटा गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई उदाहरण की जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। अगर हम देखें बेटा, बिजली, जो बिजली होती है बेटा यानी इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम उसको ढंग से ऑब्जर्व करें, ढंग से ध्यान से सुने और समझे इस कॉन्सेप्ट को बेटा, तो देखो बिजली के आने से पंखा घूमना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बिजली कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई ना कोई बल लगा रहा होगा, है ना। मतलब बिजली की वजह से यानी विद्युत की वजह से कोई ना कोई तो कार्य हो रहा है ना वहां पर, तो बल लग रहा है बेटा। ऐसे ही तेज हवाएं चलती है तो बल लगता है ना। अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि अगर आप बल लगाते हो बेटा तो गति में परिवर्तन आता है। जैसे गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल पर बैठे होंगे, शायद आपने चलाया ही हो स्कूटी वगैरह या इलेक्ट्रिक स्कूटी, जितना ज्यादा आप उसमें एक्सेलरेट करते हो, मतलब जितनी ज्यादा आप उसमें बेटा एनर्जी देते हो, ऊर्जा देते हो, उतनी तेजी से भागता है वो। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बल से हम स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, गति में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कहते हैं क्या वस्तु की गति में कैसे परिवर्तन होता है? जैसे आप पहले भागते हो, धीरे धीरे रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, अचानक से भाई देखा पीछे कुत्ता पड़ गया, कुत्ता पड़ा तो क्या होगा, पीछे होगा तो बताओ क्या होगा? अब भागोगे यार, कॉमन सेंस है। अब आप पहले से तेज भागने की कोशिश करोगे। इससे क्या कर रहे हो? आप बल लगा रहे हो तो आपकी गति पहले धीरे थी, अब तेज हो गई। अचानक आप भाग रहे हो, सामने एक कुत्ता दिख गया और वो आपके इंतजार में बैठा कि कब आप वहां पहुंचो और वो आपके पीछे झपट्टा मारे। तो फिर क्या करोगे? आप भागते भागते रुकने की कोशिश करोगे, फिर से आप विपरीत दिशा में बल लगाओगे, यानी अपने आप को पीछे की तरफ करोगे। तो बल से बेटा कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन हो रहा है। हम तेज भाग रहे हैं तो धीरे हो जा रहे हैं, हम धीरे भाग रहे हैं तो तेज भी हो जा रहे हैं। तो गति में परिवर्तन करने के लिए बल चाहिए। अगर परिवर्तन करना है तो बल चाहिए। अच्छा, आप कहोगे कि सर परिवर्तन नहीं करना तो क्या बल नहीं चाहिए? बल तो भी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको एक लगातार रफ्तार से भागना है तो भी एक बल तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना। वो बल, वो बात अलग है कि निश्चित होगा, फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। अगर आप बल को बदलते हो तो स्थिति में परिवर्तन आता है, दिशा में परिवर्तन आ जाता है भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अगर आप देखो बॉल के उदाहरण से समझा रहा है। ये बॉल जो है बेटा इसकी दिशा इधर की तरफ थी, है ना। अब ये एक व्यक्ति है, एक बच्चा है जो इसकी दिशा में आ जाता है, बॉल इसके हाथ पर टकराती है, टकराने के बाद ये कैच पकड़ लेता है और बॉल की जो गति है वो धीरे हो जाती है। कहीं ना कहीं आपने क्या किया? बल लगाया। आपने बॉल लिया और बॉल को बेटा बहुत जोर से फेंक दिया। बॉल की गति पहले 0 थी क्योंकि आपके हाथ में थी बेटा वो, फिर आपने उसे फेंका, बहुत तेज भागने लग गई वो बॉल, कूदने लग गई, उड़ने लग गई। अब मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उस पर बल लगाया। तो बल से हम दिशा परिवर्तन, गति परिवर्तन सब कर सकते हैं। अब कहता है क्या कि यहां पर अगर ऐसी हरकतें हमने अगर की हो तो शायद याद हो आपको कि ऐसे टायर जब हम चलाते हैं बेटा तो डंडियों से हम पीछे मारते रहते हैं। इसके डंडियों से जब पीछे मारते हैं बेटा तो हम क्या कर रहे हैं? इसे धकेल रहे हैं। धकेलने से इसको लगातार बल देते हैं। साथ ही बेटा जब ये टायर इधर या इधर की तरफ गिरने वाला होता है तो साइड से हम डंडियों से सहारा देकर इसे सीधी दिशा में भी रखते हैं। अब पता नहीं आप लोगों ने कभी टायर चलाया है या नहीं, दौड़ाया है नहीं बच्चे के जैसे, पर मैंने किया हुआ है। पर मैंने ये नोटिस किया है कि जब तक हम मारते रहते हैं तब तक ही ये टायर चलता है। मारना बंद कर दो, बल लगाना बंद कर दो, टायर धीरे 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 रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? तो गति की जरूरत है बेटा। आगे और भी यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि आप देखो दिशा परिवर्तन का। बॉल की दिशा ये थी, ठीक है। आप बैट बॉल तो खेलते ही होंगे, आपने बैट्समैन को बैट से बॉल को मारते हुए तो देखा ही होगा। भाई बॉलर बॉल फेंकता है, किधर की तरफ फेंकता है? बैट्समैन की तरफ फेंकता है, ठीक है। इधर की तरफ बॉल आई, समझ में आ गया? इधर की तरफ बॉल आई। अब बैट्समैन ने क्या किया? उसे बल्ले से मारा और उसकी दिशा उसने बदलकर ऐसी कर दी। तो कहीं ना कहीं आप देखो, पहले वो जा रही थी इधर की तरफ, अब वहां से लौट कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया? गति में परिवर्तन किया। पहले हमने क्या किया था? गति में भी परिवर्तन हुआ ना, क्योंकि बॉल पहले धीरे आती है, बॉलर जब फेंकता है, फिर बल्ला जब लगता है उस पर तो बहुत तेजी से निकलता है। तो हमने गति में भी परिवर्तन किया। और आपने एक चीज नोटिस की,
पहले बॉल उसकी तरफ आ रही थी, अब किसी और दिशा में गई, तो कहीं ना कहीं दिशा में भी परिवर्तन हुआ, गति में परिवर्तन हुआ, दिशा में भी परिवर्तन हुआ। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये चीजें यहां पर लिखी हुई है, आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो कहता है क्या, इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जा सकता है कि यहां पर बल है, अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, रुकी हुई चीज को भगाया जा सकता है, भागती हुई चीज को रोका जा सकता है। समझ में आ रहा है? अब कह रहे गति की अवस्था होती क्या है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है, और कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है, दोनों इसकी गति की अवस्थाएं कहलाती है। यानी कि अगर वो विराम अवस्था में है तो भी उसकी गति की अवस्था ही है कि वो विराम है। जैसे अपने आसपास में आपने बहुत सारी चीज़ों को गति की अवस्था में देखा है और बहुत सारी चीज़ों को विराम की अवस्था में देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि विराम की अवस्था गति की अवस्था नहीं है। भैया वहाँ गति नहीं है इसलिए विराम है। कुल मिलाकर बात ये है। ऐसी भारी भारी चीज़ों को भी देखा होगा आपने। अब कहते हैं बल किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। आपने स्पॉन्जी बॉल देखे होंगे बेटा, हाथों से दबाओ, वैसे तो बॉल गोल होते हैं पर दबाने पर अलग सा आकार बन जाता है उसका। आटे की लोई से या फिर आटे से आपने काफ़ी बार कभी सांप बनाया हो, कभी मेंढक बनाया हो, कभी कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की होगी। जब आप छोटे थे तो ज़्यादा करते थे। वो बात अलग है कि बच्चों को आजकल आटा ना देकर क्ले दिया जाता है, जो कि रंग बिरंगे होते हैं, और उनसे हम अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसकी आकृति में परिवर्तन कर रहे हैं। कभी गोल बनाते हैं, कभी चपटा बनाते हैं, कभी बेलन से बेलते हैं, कभी त्रिभुज बनाते हैं, कभी घंटी बनाते हैं तो कभी घंटा बनाते हैं। अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम कहीं ना कहीं उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी और सांचे में ढाल देते हैं। ऐसे कहते हैं आपके पास और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक प्लेट में गुथा हुआ आटा है, हाथ से नीचे ऊपर कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है। क्या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन है, आकृति में परिवर्तन है? तो बताओ बेटा, बताओ क्या ख्याल है? गति में है? हाँ, विराम अवस्था में था, मारना पीटना शुरू किया, हलचल तो देखने के लिए मिल ही जाती है। तो जी हाँ है। अगर आप कहते हो गद्दी पर, साइकिल की गद्दी पर अगर हम बैठते हैं बेटा, तो बैठते हैं तो क्या उसकी गति में परिवर्तन आया? कुछ देर के लिए तो आया, हाँ, फिर वो बात अलग है कि वो फिर रुक जाता है, लेकिन कुछ देर के लिए तो आया। आकृति में परिवर्तन, हाँ जी, स्प्रिंग फैल जाता है, ठीक है। रबड़ बैंड में भी यही हाल है। और बेटा अगर हम इस तरीके से कोई वजन डालें तो भी यही हाल है। इसके क्रियाकलाप को आप ध्यान से समझें बेटा, देखिए कि क्या गति में परिवर्तन है तो हाँ कर देना, गति में परिवर्तन नहीं है तो ना कर देना। तो कुल मिलाकर बात अब तक हमने क्या सीखी कि हम गति में परिवर्तन कर सकते हैं, हम दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, हम रुकी हुई चीज़ों को चला सकते हैं, चलती हुई चीज़ों को रोक भी सकते हैं। अब आता है क्या, बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। ये बात हमने ऊपर देखा। जैसे कि आपने देखा होगा मम्मियों को चपाती बनाते हुए, मम्मियाँ जब चपाती बनाती हैं तो आटे की लोई लेती हैं और उसके बाद बेटा उस पर बेलन चलाना शुरू करती हैं। जैसे ही बेलन चलाते हैं तो क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है ना? उसका आकार बदलता है कि नहीं बदलता है? तो वही कह रहे हैं क्या कि उसका आकार बदल जाता है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। इस सभी उदाहरण या इन सभी उदाहरणों से आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। तो अब तक हमने जाना स्थिति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन, अब यह आकृति में परिवर्तन। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? पॉइंट बेटा नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, स्क्रीनशॉट खींच लेना। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में हम ला सकते हैं बल के द्वारा। गतिशील वस्तुओं की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं बल के द्वारा। गतिशील वस्तुओं की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं बल के द्वारा। वस्तुओं की आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रकार के परिवर्तन भी कर सकते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि बल क्या है अपने आप में। तो कहता है यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रकार के प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति नहीं कर सकती, अपने आप दिशा नहीं बदल सकती, अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। यानी ये सभी कार्य करने के लिए बल की हमें आवश्यकता होती है।
अब हम बात करेंगे बल के प्रकारों के बारे में। बल के प्रकार की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले आता है आपके पास संपर्क बल। संपर्क बल ऐसे बलों को कहा जाता है जो बल बेटा किसी दूसरे या तीसरे या चौथे वस्तु के संपर्क में आने से लगते हों, यानी कि जिसमें वस्तु आपस में एक दूसरे को छूते हों, उन्हें हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे इसमें पहला आता है बेटा पेशीय बल। पेशीय बल मतलब हमारे मांसपेशियों से लगने वाला बल। मान लो मैं इस रिमोट को उठाना चाहता हूं, हिलाना चाहता हूं, ठीक है। इसको उठाने के लिए मुझे जो ताकत लगानी पड़ रही है, ताकत मतलब बल, वो बल किस वजह से लग पा रहा है? बताओ बताओ, सिंपल सा पूछ रहा हूं मैं। इसमें जो मैंने बल लगाया वो किस वजह से लग रहा है? क्योंकि मेरी पेशियों में ताकत है ना। अब ऐसे ही बेटा जब छोटा बच्चा होता है तो अपने शरीर को बेटा हिला भी नहीं पाता, सोता है तो बस पड़ा रहता है मम्मी पापा के भरोसे कि वो आएंगे तो मेरी करवट बदलेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे शरीर पर, हमारे मांसपेशियों पर कंट्रोल आता है, हम चीज़ों को पकड़ना सीखने लगते हैं, मुंह में अंगूठा चूसना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे और ताकत आती है हमारे हाथों में, तो हम चीज़ों को फेंकना शुरू कर देते हैं, हम चीज़ों को उठाना दबाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मांसपेशियों की ताकत से ही ये सभी कार्य हो पाते हैं। और मांसपेशी की ताकत बेटा दूर से नहीं लगाई जा सकती। ये कोई बाबा बाबा नहीं है या फिर मैजिक शो वाले नहीं हो, ओ माबड़ा गडाबड़ा छू भैया इससे ताकत लग गई, नहीं, आपको उठाना ही पड़ेगा। मुझे इसे उठाना है तो उठाना ही पड़ेगा। अब मैं इसको रख दूं यहाँ पर, मैं बोलूँ आवड़ा गडावड़ा उठ जा उठ जा, ऐसे थोड़ी उठ जाएगा। मांसपेशी की शक्ति लगानी पड़ेगी हमें। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पेशीय शक्ति जो है वो कार्य करती है तभी जब हम संपर्क में आते हैं, बिना संपर्क के कार्य नहीं होती भाई। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे पढ़ सकते हो। यहाँ पर देखो, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है। कोई भी धकेलना, उठाना, चलना, कूदना, ये सब हमारे शरीर की मांसपेशियों से लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। यानी हमारे शरीर की मांसपेशी जिन बलों को लगाते हैं उन्हें हम बेटा पेशीय बल कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कार्य होते देखे होंगे आपने। जब आप सांस लेते हो तो आपके फेफड़े फूलते हैं, सांस छोड़ते हो तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, वहाँ पर भी हमारा शरीर कार्य करता है। पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलापों को करने के योग्य बनाती है बेटा। ये क्रियाकलाप शरीर के अंदर गति तथा बेटा मुड़ना भी सम्मिलित करता है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा कि पाचन क्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस क्रिया में पेशीय बल कार्य करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर जाती है, बाहर निकलती है, फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन क्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा लगाए जाने वाले बल, क्या कुछ और उदाहरण आप बता सकते हैं? भाई बहुत सारे उदाहरण है ना। मुंह से आप बोल पा रहे हो, जीभ हिला पा रहे हो, खाने को अंदर ले जा पा रहे हो, हाथ से लिख पा रहे हो, पैर से दौड़ पा रहे हो, ये सब कार्य कर पा रहे हो क्योंकि मांसपेशी है, मांसपेशीय शक्ति है बेटा यहाँ पर। अब आपने देखा होगा मांसपेशीय शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए ही हम जानवरों को पालते हैं। पहले के ज़माने में गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा पाला जाता था दूध दही के लिए। फिर हमने बैलों को पालना शुरू किया खेती बाड़ी करने के लिए, और फिर धीरे धीरे हमने ट्रैक्टर इत्यादि खरीदना शुरू किया। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जानवरों का इस्तेमाल हम करते थे उनकी पेशीय शक्तियों के लिए। ऊंट का, गधे का, घोड़े का, बैल का, अन्य पशुओं का हम जो इस्तेमाल करते थे बेटा उनकी पेशीय शक्तियों के लिए ही तो करते थे। समझ में आ गया? क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशी किसी वस्तु के संपर्क में हो, और ऐसे बल को बेटा हम संपर्क बल कहते हैं। वो बल जो तब कार्य करे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आए। अब घर्षण बल की बात करें। घर्षण बल भी अपने आप में एक पेशीय बल है। आपने देखा होगा जब आपको सर्दी लगती है बेटा तो आप हाथों को रगड़ते हैं, पैर में सर्दी लगती है तो पैरों को रगड़ते हैं। रगड़ने से आखिर होता क्या है? एक सतह दूसरे सतह पर बेटा रगड़ बनाती है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमें गर्माहट महसूस होती है। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे को बहुत ठंड लग रही है हाथ में, और मैं हवा के अंदर हाथ को ऐसे से हिलाना शुरू कर देता हूं। क्या हवा से घर्षण पैदा होगी? क्या मुझे गर्मी का एहसास होगा? ना जी ना, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि घर्षण को पैदा करने के लिए दो सतहों को आपस में मिलना पड़ेगा। अब कहोगे सर क्या हवा घर्षण पैदा नहीं करती है? हाँ जी करती है घर्षण पैदा, लेकिन वो इतने ज्यादा जल्दी नहीं दिखाती है। अब गाड़ियां जो बनाई जाती है वो ऐसी क्यों बनाई जाती है कि आगे से झुकी हो, ताकि वायु के घर्षण को कम किया जा सके। इसका मतलब ये हो गया
कि कहीं ना कहीं वायु भी घर्षण तो लगाती है, लेकिन अब आप ऐसे ऐसे करें और इससे घर्षण का एहसास ले लें इतने जल्दी, तो वो नहीं होता। तो घर्षण के लिए दो सतहों का होना जरूरी है। अपने आप में ये भी एक संपर्क बल का उदाहरण है। तो वही कहता है क्या कि जब हम घर्षण बल लगाते हैं तो ये भी संपर्क बल का ही उदाहरण है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि ऊपर की स्थितियों में हमने पढ़ा था ना कि जैसे आप स्कूटर का इंजन है, कुछ देर बाद आप चलाओ, गाड़ी को बंद कर दो, चलते चलते गाड़ी रुक जाती है। आप साइकिल पे पैडल मारते हो, पैडल मारने के बाद कुछ देर पश्चात पैडल मारना बंद कर दो, तो क्या गाड़ी चलती रहती है? ना जी ना, गाड़ी तो रुक जाती है। क्यों रुक गई? क्योंकि उसके ऊपर एक घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल बेटा हमेशा लगाए गए बल के विपरीत कार्य करता है। अगर लगाया गया बल बेटा हमारा दाईं ओर है, ध्यान से सुनना, तो घर्षण बल जो है वो बाईं ओर कार्य करता है, यानी हमेशा हमारे बल को काटता है, कैंसिल करता है, जिससे कि हमारी कह सकते हो ऊर्जा का नुकसान होता है। हालांकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता बेटा, घर्षण नहीं होता, तो हम गाड़ियों को रोक भी नहीं पाते ना। गाड़ियां तो फिर एक बार चलनी शुरू होती तो भैया गाड़ी में कोई बैठ गए तो खतरा मोल ले लिया, वो रुकेगी नहीं, ब्रेक फेल जैसी सिचुएशन में, है ना। तो इसीलिए याद रखना कि घर्षण जो है वो तभी कार्य करता है जब दो सतह आपस में भिड़ते हैं। इससे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। अगर आप चल पा रहे हो वो भी घर्षण की वजह से। आपने देखा होगा कि अगर फर्श पर पानी गिर जाए आप धम से गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि फर्श पर पानी गिरने से फर्श चिकना हो गया और आपका घर्षण कम हो गया आपके पैर और धरती के बीच का, जिसकी वजह से आप धम से गिर गए। तो घर्षण बेटा कहीं ना कहीं जरूरी है। ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान है। ज़्यादा घर्षण हो जाए बेटा तो चप्पलें खराब हो जाती हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल के टायर खराब हो जाते हैं। तो घर्षण जरूरी है, लेकिन एक सही और उचित मात्रा में। जरूरत से ज़्यादा हो तो भी नुकसान दे। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो हम पाउडर क्यों डालते हैं? जिससे कि घर्षण को कम किया जा सके और गोटियां सही तरीके से स्लिप हो। आपने देखा होगा किसी बच्चे का मसाज जब किया जाता है तो उसके शरीर पर तेल लपेटा जाता है, बहुत मतलब लपेटा इन द सेंस कि तेल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिससे कि जब आप हाथों से उसको रगड़ें या किसी मम्मी पापा द्वारा बच्चों को रगड़ा जाए तो बेटा उसके हाथों के द्वारा, यानी उनके हाथों के द्वारा, एक्चुअली उनके हाथों के द्वारा बच्चों को क्षति ना पहुंचे, बच्चों के खाल को नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए वो क्या करते हैं? तेल लगा लेते हैं, जिससे कि हाथ आसानी से फिसलता रहे, घर्षण को कम किया जा सके। अब हम बात करेंगे बेटा कुछ ऐसे बलों के बारे में जिसमें संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे बलों को हम कहते हैं असंपर्क बल, यानी कि जिनको दूर से हम लगा सकते हैं। अब ये किसी बाबा की वो मैजिक शो की बात नहीं कर रहा मैं, ये है हमारा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल अपने आप में बेटा कभी भी जरूरत नहीं रखता कांटेक्ट की, यानी संपर्क की। आपने बेटा इस प्रकार से चुंबक वाली गतिविधियां जरूर की होंगी। जब आप समान पोल यानी समान बेटा ध्रुवों को पास लाते हो, अगर मान लो मैं इसको नॉर्थ कहूं और इसको साउथ बेटा, तो ये असमान है। इस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे को बेटा आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, दोनों का बल एक दूसरे की तरफ है। वहीं पर बेटा अगर इसको मैं उत्तरी ध्रुव करूं और ये भी उत्तरी ध्रुव, समान ध्रुव कह सकते हो, पोल कह सकते हो, तो समान पोल एक दूसरे को बेटा प्रतिकर्षित करते हैं, धक्का मारते हैं। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर आकर्षण होगा, यहां पर बेटा प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं वही बात आ गई, यहां खिंचाव महसूस हो गया, है ना, खिंचाव कह सकते हो यहां पर। और यहां पर क्या कह सकते हो आप? धकेलना, है ना, धकेलना लिख लो, या फिर आप कह सकते हो धक्का मारना, है ना। तो इस स्थिति में यहां पर ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि असंपर्क बल, जिसका उदाहरण क्या है बेटा? चुंबकीय बल। अब यही कह रहा है, यहां पर पढ़ोगे तो आप यहां पर देख सकते हो इस उदाहरण से भी कि क्या देखा आपने? चुंबक भैया एक दूसरे को धक्का मारते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करते हैं? नहीं जी, एक बार आने की कोशिश भी करते हैं, एक बार जाने की कोशिश भी करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कहीं ना कहीं चुंबक एक दूसरे की तरफ दौड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो बल हमें दिखाई नहीं दे रहा, और वो बल बेटा एक दूसरे के चिपकने की वजह से नहीं है, दूर से ही लगा रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर, वो उसके ऊपर लगा रहा है, वो उसके ऊपर लगा रहा है, और इस प्रकार के बल को बेटा असंपर्क बल कहते हैं। तो वही कह रहा है क्या, अगर आप पढ़ो तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबक के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है?
एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा लेते हैं और इस प्रकार के बल को बेटा असंपर्क बल कहते हैं। इतना ही नहीं बेटा, इस स्थिर विद्युत यानी कि जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज बोलते हैं बेटा, स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिकल चार्ज जो होता है बेटा, ये अपने आप में असंपर्क बल लगाता है। जैसे कि बेटा आप एक स्ट्रॉ ले लो, स्ट्रॉ समझते हो ना, जिससे आप जूस पीते बेटा, स्ट्रॉ ले लो और स्ट्रॉ को लटका लो धागे से, और एक दूसरा स्ट्रॉ ले लो बेटा जिसको आप अपने बालों में रगड़ लो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रगड़ लो, और देखो कि आपका ये जो स्ट्रॉ है ये इसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। क्यों हुआ भाई ऐसा? दूर से भी क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है? कहीं ना कहीं इनके बीच में बल है, और ये बल भी बेटा अपने आप में असंपर्क बल है। आप अपने बलून लो, बलून देखा होगा आपने, बलून लो, बलून को अपने बालों में रब करो और हाथ के रोंगटों के पास, यहाँ जो होते हैं हमारे हाथों के ऊपर जो छोटे छोटे बाल, उनके पास लेकर आओ तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं किया हो तो आपने ऐसा देखा होगा, आपके घर में टीवी होगा बेटा, टीवी को आधे घंटे के लिए चलाओ और टीवी के पास, स्क्रीन के पास अपने बालों को लेकर जाओ, ये वाले बाल बेटा, तो ये बाल आपके ना खड़े हो जाते, जैसे कि सर्दियों में ना रोंगटे खड़े होते, वैसे ही। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं टीवी के स्क्रीन पर बेटा ऐसा ही एक बल तैयार हुआ, एक चार्ज, एक आवेश तैयार हुआ जिसे आप कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश, और उस बल की वजह से वो बाल आपके खिंचने लग गए। यहाँ पर वही सारी बातें लिखी होंगी, ये देखो, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं या कहलाता है। वस्तु के संपर्क में ना होने पर भी ये बल कार्य करता है, इसीलिए इस बल को भी हम असंपर्क बल कहते हैं। उसके बाद बेटा हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। ये भी अपने आप में असंपर्क बल है, क्योंकि इसके लिए भी वस्तुओं को संपर्क में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा बेटा, पृथ्वी हमारी एक क्या है? एक पृथ्वी हमारी प्लेनेट है। प्लेनेट किसे कहते हैं बेटा, बताओ, प्लेनेट किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं प्लेनेट को? कमेंट करके बताओ, बताओ बताओ, प्लेनेट क्या कहलाता है? कमेंट करो, चलो हिंदी अनुवादन करो। तो प्लेनेट है ये। गुरुत्वाकर्षण बल बेटा एक ऐसा बल होता है जो किसी भी दो वस्तु के बीच में लगता है। ये बल पृथ्वी या फिर अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जितने भी बल है बेटा, उसमें से सबसे छोटा होता है, और इस बल को कहीं दूर दराज के दो वस्तुओं के बीच में भी कंसीडर किया जाता है, माना जाता है। जैसे कि आप अगर बात करो सूरज हमारा, अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा सन है और ये बेटा हमारी पृथ्वी यानी अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में बहुत दूरी है, फिर भी इन दोनों के बीच में बेटा बल लग रहा है, और उस बल को हम क्या कहते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। हालांकि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर G, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, यानी कि अपने आप में ये एक फिक्स निश्चित मान होता है, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r²। फॉर्मूला यही है जिसको आप भविष्य में पढ़ोगे 9th क्लास में बेटा। लिखना चाहते हो तो वीडियो को रिवाइंड करके लिख लेना, ठीक है। ये भी ऐसा बल है जिसके लिए दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, दूर से ही लग जाते हैं, बल्कि दो दूर दूर के जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में भी लगते हैं। वस्तुओं में पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। वस्तुएं देखी होंगे आपने, किसी भी वस्तु को आप ऐसे उठाओ और छोड़ दो तो वो गिर जाती है। किधर की तरफ जा रही है? हवा में क्यों नहीं जा रही है? न्यूटन का आपको याद होगा, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट, भैया वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, सेब गिरा, उन्होंने सोचा नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो इससे गुरुत्वाकर्षण की उन्होंने खोज की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी यानी कि अपने आप में एक प्लेनेट है जो यानी ग्रह है, और अभी मैंने उत्तर भी दे दिया। तो जो पृथ्वी ग्रह है बेटा, उसके ऊपर सेब इसलिए गिरता है क्योंकि पृथ्वी यानी ग्रह का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस बल की वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है बेटा। तो ये कह रहा है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित यानी खींचती है, इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल भी कहते हैं। यह एक आकर्षण बल होता है। गुरुत्व बल सब वस्तु पर लगता है बेटा, ये पॉइंट से याद रखना। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता बोलेगा तो बोलना ये सब पर लगता है, यह हमेशा आकर्षित करता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है, और ये ध्यान रखना हमेशा कार्य करता है। अब बल वाला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे बेटा दाब के बारे में। दाब क्या होता है? दाब होता है बेटा बल जो लगा रहे हैं हम, वो प्रति क्षेत्रफल में कितना बल लग रहा है उसे हम दाब कहते हैं। दाब का सिंपल सा सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यानी कि इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलते हैं बेटा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
यानी कि प्रेशर का मतलब हो गया बेटा दाब, फोर्स का मतलब हो गया बल, एरिया मतलब हो गया क्षेत्रफल। तो हमेशा ये सूत्र याद रखना, दाब की जो इकाई होगी बेटा, तो फोर्स की इकाई क्या होती है बेटा, हमने पढ़ा न्यूटन, और जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है बेटा, उसकी इकाई होती है मीटर वर्ग। तो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हमारा जो है उत्तर हो जाएगा इसकी इकाई का, जिसको हम सिंपल भाषा में बेटा पास्कल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा? पास्कल के नाम से जानते हैं। तो इसकी इकाई होती है पास्कल। अब दाब के बारे में यहाँ समझा रखा है कि दाब को हमें जो है वो बढ़ाना होता है, तो हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं। अगर आप इस सूत्र को ध्यान से देखें तो बेटा आप देखो, दाब ऊपर बल ऊपर, तो बल को बढ़ाकर दाब को बढ़ा सकते हैं। दाब ऊपर क्षेत्रफल नीचे, यानी कि बेटा क्षेत्रफल को कम करके दाब को बढ़ा सकते हैं। यानी ये समानुपाती होता है, ऊपर से ऊपर बेटा समानुपाती होता है, ऊपर से नीचे जो होता है बेटा, जैसे ये ऊपर है और ये नीचे, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती में जब एक वस्तु को बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु भी बढ़ जाती है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, जब एक वस्तु बढ़ती है बेटा तो दूसरी वस्तु का मान घट जाता है। तो जो दाब है बेटा वो बल का समानुपाती है, और दाब जो क्षेत्रफल है बेटा वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, कील हो गई, सुई हो गई, सिरिंचेस हो गए, जिससे हमें इंजेक्शन लगता है बेटा, उन सब का आगे का हिस्सा पतला ही क्यों बनाया जाता है? जिससे कि बेटा क्षेत्रफल को कम किया जा सके। क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज़्यादा लगाया जा सकता है, आसानी से कार्य किया जा सकता है। सुई आगे से पैने नहीं बनाए जाएंगे बेटा, तो कपड़ों में भी वो नहीं घुसेंगी, जिसमें कि आप कह सकते हो कपड़ों में तो पहले से छेद होता है, उन छेदों में भी वो नहीं जा सकेंगे। इसीलिए बेटा दाब को बढ़ाने के लिए हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, सुइयों को आगे से पतला बनाया जाता है। ऐसे ही बेटा अगर मुझे दाब को कम करना हो फिर क्या करूं मैं, तो बेटा क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। आपने देखा होगा इस प्रकार से कूलियों को या लेबर वगैरह को कार्य करते हुए, या गांव में बेटा औरतों को मटकों में पानी भरते हुए और अपने सिर पर लाते हुए। तो यहाँ पर जो ये लाल कलर का कपड़ा बांध रहा है बेटा, जिसे हम इंडिया भी कहते हैं, इंडिया नहीं इंडिया। अब पता नहीं आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हो, मुझे कमेंट करके बता देना। पर ये जो कपड़ा लपेट लेते हैं, ईंट वगैरह उठाने वाले लेबरों को देखा होगा, तसले वगैरह उठाने वाले लेबरों को देखा होगा आपने, ऐसा क्यों लगा लेते हैं वो? इसलिए बेटा जिससे कि क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सके। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा दाब को उतना कम किया जा सकता है। इसीलिए आपके जो बैग वगैरह होते हैं उसके जो स्ट्रैप होते हैं कंधों वाले बेटा, वो चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे कि क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, दाब कम हो जाएगा। चप्पल इसीलिए पहनते हैं हम, क्योंकि चप्पल में क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और कंकड़ पत्थर अगर आते हैं तो हमारे बेटा पैरों में नहीं चुभते या पैरों में असर कम होता है। इसीलिए आप ध्यान से सुनना इस चीज को कि दाब को बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, दाब को घटाने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा पृथ्वी भी हमारे ऊपर दाब लगाती है, और उस दाब को कहते हैं बेटा वायुमंडलीय दाब। हमारे सिर के ऊपर जितनी भी हवा है, आपको पता होगा हमारे ऊपर भी हवा है, नीचे हवा है, दाएं हवा बाएं हवा, हर जगह हवा है। ऊपर की हवा हमारे सिर पर बेटा एक दबाव लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दबाव। अगर इस दबाव को हम खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा बताओ? फिर हम किसी भी चीज को छुड़ा नहीं पाएंगे। ऐसा ही एक क्रियाकलाप किया गया था जिसमें बेटा 2 बॉल्स लिए गए थे, और उन बॉल्स को बेटा काट कर आपस में चिपकाया गया था, और दोनों घोड़ों को यानी दोनों साइड घोड़ों को बांधा गया था। ये सब पढ़ाऊंगा मैं अभी। दोनों साइड घोड़ों को बांधा गया था और घोड़ों को खींचने के लिए कहा गया, और घोड़े इन बॉलों को बेटा खींच ही नहीं पाए थे। क्यों नहीं खींच पाए थे? क्योंकि इसके अंदर की सारी हवा निकालने से वायुमंडलीय दाब बढ़ गया था, और इतना ज़्यादा वायुमंडलीय दाब बढ़ा कि ये बेचारे इतने सारे घोड़े लगे हुए हैं तो भी इसे नहीं खींच पाए। और आप देख सकते हो कितना बड़ा था सिर्फ ये बॉल, सिर्फ 50 सेंटीमीटर व्यास वाला, सिर्फ 50 सेंटीमीटर व्यास वाला। 50 सेंटीमीटर कितना हो गया? लगभग मेरे कोहनी से लेकर मेरे हाथ जितना, इतना बड़ा बॉल सिर्फ, और इतने सारे घोड़े मिलकर नहीं छुड़ा पाए। ऐसे ही बेटा आप लोगों ने इस प्रकार के चिपकू को देखा होगा। ये चिपकू आजकल ग्लास वगैरह को, यानी जो शीशे की चीज़ें होती है उसको रोकने के लिए इस्तेमाल में आता है। मोबाइल होल्डर्स में बनाया जाता है, जिसको आप गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगाते हो बेटा, है ना। ये चिपकू के अंदर क्या होता है? गोल गोल बना होता है ऐसे, और इसके खाली रिक्त स्थान वाले हवा को अगर आप निकाल लो और इसको जोर से दबाएं और फिर खींचे बेटा, तो ये निकलता नहीं, क्योंकि यहाँ का वायुमंडलीय दाब आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अंदर की हवा को कम करके। अंदर की हवा कम होते ही वायुमंडलीय दाब बढ़ गया बेटा।
ऐसे ही कह सकते हो वायुमंडलीय दाब जो है हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है। अगर वायुमंडलीय दाब नहीं होगा बेटा तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब आप पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हो या फिर ऊंचाई पर चढ़ते हो तो आपको सांस लेने में सांस फूलती है। क्या कारण है ऐसा? क्योंकि वहां पर बेटा वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता चला जाता है, ऑक्सीजन इत्यादि गैसेस कम हो जाती है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। आपको क्या लगता है दाब सिर्फ और सिर्फ वायु पर कार्य करता है, जल पर नहीं करता, या फिर लिक्विड या फिर द्रव्य पर नहीं करता? बेटा ये दाब हर जगह कार्य करता है। कहता है कि आप एक क्रियाकलाप करो, एक बोतल लो, उसके अंदर आप 4 छेद कर दो बेटा, या 3 छेद कर दो, और अनुभव करो पानी जब निकलता है बेटा तो ये पानी इतनी दूर दूर आता है। किस वजह से पानी दूर जा रहा है? वायुमंडलीय दबाव के कारण। जैसे ऊपर के ढक्कन को आप टाइट बंद दोगे तो अंदर से हवा आनी बंद हो जाएगी बेटा, वायुमंडलीय दाब जो है यहाँ पर कम हो जाएगा और पानी गिरना बंद हो जाएगा। ऐसे बेटा अगर आप ऊपर नीचे 3 अलग अलग जगह पर छेद कर दो तो नीचे वाले पानी का बेटा प्रेशर ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक फेंकेगा। ये वाला थोड़ा कम दूर फेंकेगा, ये वाला तो बहुत कम फेंकेगा, या फिर कह सकते हो टपक टपक करके उतरेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पानी कम है तो प्रेशर कम हो गया, दबाव कम हो गया, जो कह सकते हो लिक्विड का या फिर द्रव्य का दबाव। इस छेद के ऊपर पानी ज़्यादा है, दबाव ऊपर वाले से ज़्यादा हो गया। इसके ऊपर पानी सबसे ज़्यादा है तो इसलिए दबाव सबसे ज़्यादा नीचे वाले पर हो गया। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बेटा, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर किसी टंकी में कभी भी छेद होता है, कोई टंकी खराब होती है, तो नीचे की साइड से ही क्यों खराब होता है बताओ? क्योंकि ऊपर का पानी हमेशा नीचे वाले हिस्से पर दबाव बनाकर रखता है, और जिसकी वजह से बेटा पानी की वजह से प्रेशर से खराब हो जाते हैं वो। ऐसे बेटा आपके और भी बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, इस क्रियाकलाप को कर सकते हो, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार से पानी दबाव डालता है। तो कहता है क्या कि पानी कम था तो बलून की स्थिति देखो, पानी बढ़ा दिया तो बलून की स्थिति देखो। जितना ज़्यादा पानी डालोगे वो बलून उतना ही ज़्यादा बड़ा फूल जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं पानी भी दबाव लगाता है, द्रव्यों द्वारा, गैसों द्वारा भी दबाव लगाया जाता है। आपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो देखी होगी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में से जैसे कैप को थोड़ा सा भी लूज करते हो तो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ क्यों आई बताओ? क्योंकि उसके अंदर बेटा बहुत ज़्यादा दबाव के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है सॉफ्ट ड्रिंक में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। और जैसे ही बोतल को लूज करते हो वो गैस बाहर निकलना चाहती है, दबाव कम करना चाहती है, इसलिए उसमें से आवाज़ आती है। समझ में आ गया? ऐसे बेटा आप वायुमंडलीय दबाव के बारे में भी पढ़ चुके हो। इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा सिर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का है तो इसको गुणा कर लो तो कितना हो गया? लगभग 225, है ना? तो 225 किलोग्राम का दबाव हमारे सिर पर हमेशा रहता है। अगर हमारा सिर 15 बाय 15 का है तो इतना दबाव हमारे शरीर पर है, यानी हम सिर पर लगभग 225 किलोग्राम का वजन हमेशा ढोते हैं। पर क्योंकि बचपन से ही उसे ढोने की आदत होती है तो कभी ध्यान में आता ही नहीं कि वायुमंडल भी हमारे ऊपर भाई दबाव डाल रहा है ना? इसीलिए आपने देखा होगा जो नीचे एरिया में रहने वाले लोग होते हैं वो हमेशा ही छोटी हाइट के होते हैं, और जो थोड़ी ऊंचाई पर रहने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा हाइट के रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वायुमंडलीय दबाव कम होता है तो उनकी हाइट बढ़ती है। हमारी हाइट थोड़ी सी वायुमंडलीय दबाव के कारण भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ हो चुका है बेटा। इस पाठ के बारे में मैंने कंप्लीट ओवरव्यू लगभग 59 मिनट के अंदर दे दिया आप लोगों को। बोला था मैंने कि मैं आपको 20 से 22 मिनट में रिवीजन करा दूंगा, लेकिन सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में मैंने अभी समझाया आपको। नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूंगा जिसमें मैं ऊपर से सारी बातें डेफिनेटली 20 से 25 मिनट में समझा दूंगा। और अगली वीडियो के अंदर हम प्रमुख शब्द आपने क्या सीखा इनके बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है बेटा, आपको सच में लगा कि ये वीडियो आपके काम का है, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, और दोस्तों में भी शेयर कर लो। हैं भाई, कोई पैसा लग रहा है, कर लो, काम आ जाएगा आपके। और नहीं भी आएगा तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, व्हाट्स द मैटर। अगर आएगा तो बेटा कमेंट करके जरूर जाना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।